देश की सीमाओं की सुरक्षा हो, आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब देना हो, या आंतरिक सुरक्षा की हो जिम्मेदारी, किसी आपदा में बनना हो सहारा, या फिर जम्मू कश्मीर और दूसरे केंद्र शासित क्षेत्रों का हो विकास, इन सभी कामों में अहम भूमिका निभाता है केंद्रीय गृह मंत्रालय। नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं नवविक्रम सिंह। देश पर जब भी कोई संकट आता है तो उससे उबारने में अहम भूमिका निभाता है गृह मंत्रालय। देश की सीमाओं पर चौकसी हो, या फिर आंतरिक सुरक्षा की बात हो, या फिर केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय की बात हो, इन सब में सबसे अहम भूमिका गृह मंत्रालय की होती है। आज अपने विशेष कार्यक्रम में हम जानेंगे गृह मंत्रालय की ओर से की गई नई पहल के बारे में, साथ ही जानेंगे मंत्रालय की उपलब्धियों के बारे में। – 2024 की अंतरिम बजट में गृह मंत्रालय को करीब 2,02,868 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जिसमें से एक बड़ा हिस्सा करीब 1,32,345 करोड़ गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले अर्धसैनिक बलों और इसके अलावा प्रमुख तौर पर जम्मू कश्मीर के लिए 37,277 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। बाकी केंद्र शासित क्षेत्रों और गृह मंत्रालय से जुड़े अन्य कामकाज का खर्च होता है। बीते वर्षों में गृह मंत्रालय को मिलने वाले बजट में साल दर साल इजाफा हुआ है। साथ ही गृह मंत्रालय से जुड़े विभागों ने विशेष उपलब्धियां भी हासिल की हैं। 80 के दशक में देश में लोकतंत्र के खिलाफ नक्सलवाद ने सर उठाया। धीरे धीरे इसका दायरा बढ़ता गया। हालांकि बीते वर्षों में नक्सलवाद पर नकेल कसने के लिए कई पहल की गई और उसके नतीजे में आज देश का एक बड़ा हिस्सा नक्सलवाद के आतंक से मुक्त करा लिया गया है। आज भारत उन चुनौतियों का सामना कर आगे बढ़ रहा है जो दशकों तक भारत की विकास यात्रा में रुकावट रही हैं। इनमें से प्रमुख है नक्सली उग्रवाद, जो अपनी जड़ें घने जंगलों, आदिवासी क्षेत्रों में फैला रहा था। नक्सली समाज में हाशिए पर रह रहे लोगों के अंदर उग्रवाद का बीज बो रहे थे। स्थानीय समर्थन से मजबूत होते नक्सली संगठन विकास कार्यों में बाधा पैदा किया करते थे। सरकार ने नक्सलवाद पर नकेल कसने के लिए त्रिस्तरीय रणनीति तैयार की, जिसमें चरमपंथियों पर नियंत्रण किया गया, विकास कार्यों में जनता की सहभागिता सुनिश्चित की गई और केंद्र और राज्य सरकार के बीच बेहतर तालमेल स्थापित किया गया। पहले से चली आ रही डिफेंसिव रणनीति की जगह ऑफेंसिव नीति ने नक्सलवाद पर लगाम लगाई। गृह मंत्री अमित शाह खुद समय समय पर प्रभावित क्षेत्रों के दौरे करते हैं। सरकार यह भी प्रयास कर रही है कि सब लोग हथियार डालकर आए। मैं तो आज भी कहता हूं कि हथियार डालकर आना है उनका स्वागत, मगर हाथ में हथियार है तो हमारे पास भी कोई रास्ता नहीं। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 2019 से अब तक 195 नए कैंप खोले गए हैं। इसके अलावा 10 नए टास्क फोर्स कैंप भी खोले गए हैं। नक्सलियों की फंडिंग पर भी लगाम लगाई गई है, जिसमें राज्यों ने 21 करोड़, ईडी ने 10 करोड़ 64 लाख रुपए और एनआईए ने 37 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे, शिक्षा और स्वास्थ्य समेत आर्थिक विकास पर जोर दिया। सामुदायिक पुलिसिंग और पुनर्वास ने भटके हुए युवाओं को समाज में शामिल करने में
मदद की। नई रणनीति का ही नतीजा है कि नक्सली घटनाओं में भारी कमी आई। बीते दशक में नक्सल प्रभावित जिलों की तादाद 96 से घटकर 45 रह गई है। नक्सली घटनाओं में 52% तक की कमी आई है और इनसे होने वाली मौतों में 69% तक की कमी आई है। सुरक्षा बलों की शहीदी में 71% तक की कमी आई है। कई क्षेत्र जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र के तौर पर पहचाने जाते थे, वो अक्सर अपने पर्यटन को लेकर आजकल सुर्खियों में रहते हैं। आज नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांति और समृद्धि का सूर्योदय हो चुका है। नक्सलवाद आदिवासी क्षेत्रों में एक आपदा की तरह है जिस पर सरकार ने लगाम लगाई है। हालांकि प्राकृतिक आपदाओं से जूझना और बचाव कार्य अपने आप में एक जटिल काम है, लेकिन बीते वर्षों में सरकार ने अपनी रणनीति बदली है और एक राहत और बचाव कार्य की जगह प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाई है। प्राकृतिक आपदाओं को रोक पाना मुश्किल है, लेकिन इन आपदाओं से होने वाले जानमाल के नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है। ये सही है कि हम आपदा को रोक नहीं सकते, लेकिन हम उस आपदा से नुकसान कम से कम हो, इसके लिए व्यवस्था तो जरूर बना सकते। आपदा के दौरान सरकार ने मिशन जीरो कैजुअल्टी का लक्ष्य रखा है। इसका ही नतीजा हमें बिपरजॉय तूफान के दौरान देखने को मिला, जिसमें एक भी जनहानि नहीं हुई। हाल ही में आए तूफानों का प्रबंधन पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बना। किसी भी नुकसान से बचने के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम और पूर्व तैयारी ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। मित्रों, 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ साइक्लोन जब लैंड करता है और उसके तीसरे दिन शाम को इसका रिव्यू करते हैं, तब मालूम पड़ता है कि एक भी व्यक्ति की जान इस साइक्लोन में नहीं गई है। तो काम करने का संतोष भी होता है और काम करने का आनंद भी होता है। बिपरजॉय तूफान की आहट के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी संबंधित एजेंसियों के साथ मिलकर राहत और बचाव कार्य की रूपरेखा तैयार की। बिपरजॉय से निपटने के लिए कई अहम फैसले किए गए। रीजनल रिस्पांस नीति के तहत एनडीआरएफ की 19, एसडीआरएफ की 13 और 2 रिजर्व बटालियन को तैनाती दी गई। 1 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। साथ ही करीब 1 लाख मछुआरों को भी तट पर पहुंचाकर उनकी जान बचाई गई। किसी भी मरीज को इलाज में कमी ना हो, इसके लिए 450 अस्पतालों में जरूरी दवाइयों का स्टॉक को पूरा किया गया। तूफान की आशंका वाले क्षेत्रों में कई शेल्टर बनाए गए। तूफान के 3 दिनों बाद ही बिजली आपूर्ति बहाल कर दी गई। बिपरजॉय तूफान का सफल प्रबंधन आपदा प्रबंधन के लिए एक केस स्टडी है, जिसने आपदा प्रबंधन में विश्व के सामने एक नजीर स्थापित की है। राष्ट्र की विकास यात्रा को आपदाओं में होने वाले नुकसान से बड़ा झटका लगता है, लेकिन कुशल प्रबंधन से आपदाएं प्रगति की रफ्तार को रोक न सकें, ये नई नीति सुनिश्चित करती है। कुछ साल पहले हमारा दृष्टिकोण आपदा को लेकर राहत केंद्र और रिएक्शनरी था। विगत 9 साल के अंदर अर्ली वार्निंग सिस्टम, प्रिवेंशन, मिटिगेशन और पूर्व तैयारी आधारित आपदा प्रबंधन के नए अध्याय हम सब ने सामूहिक लगन से इसको जमीन पर उतारा है। आपदाओं से निपटने के लिए 2021 में गठित नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड को 13,693 करोड़ रुपए और एसडीआरएफ के तहत स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फंड को 32,031 करोड़ रुपए आवंटित किए गए।
आपदा प्रबंधन के लिए मिलने वाली धनराशि में 2004 से 2014 की तुलना में बीते वर्षों में 3 गुना बढ़ोतरी हुई है। पूर्वोत्तर क्षेत्र की पहचान ढांचागत विकास के मामले में हाशिए पर रहे क्षेत्र के तौर पर होती है। यहाँ की विकास संभावनाओं को आंतरिक उग्रवाद ने भी गहरा असर डाला। हालांकि बीते वर्षों में एक्ट ईस्ट नीति के तहत यहाँ बड़े बदलाव किए गए हैं। पूर्वोत्तर एक ऐसा सीमावर्ती क्षेत्र है जिसकी 2000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सीमा भूटान, चीन, म्यांमार और बांग्लादेश के साथ लगी हुई है और ये भारत से एक 20 किलोमीटर चौड़ाई के सकरे कॉरिडोर से जुड़ा हुआ है। अपनी भौगोलिक विषमताओं की वजह से ये क्षेत्र एक लंबे अरसे तक विकास की बयार से पिछड़ गया। बीते वर्षों में सरकार ने यहाँ तमाम चुनौतियों से निपटने के लिए कई पहल की हैं, जिसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आ रहे हैं। 2014 में सरकार ने 1991 से चली आ रही लुक ईस्ट नीति को बदलकर एक्ट ईस्ट नाम से नई नीति की शुरुआत की। ये हमारे देश के हित में एक बड़ा बदलाव था, जिसके तहत पूर्वोत्तर भारत की प्रगति को प्राथमिकता के तौर पर रखा गया। हमने पूर्वोत्तर के लिए एक्ट ईस्ट का संकल्प लिया है। यहाँ विकास की, टूरिज्म की इतनी संभावनाएं हैं। नॉर्थ ईस्ट की इन संभावनाओं पर अब काम हो रहा है। पूर्वोत्तर अब भारत के विकास का गेटवे बन रहा है। रणनीतिक लिहाज से बेहद अहम इस इलाके में असंतोष और विद्रोह का लंबा इतिहास रहा है। हालांकि अब गुमराह हो चुके युवाओं को मुख्य धारा से जोड़ा गया है, जिससे कि शांति स्थापित होने में काफी मदद मिली है। सरकार ने पूर्वोत्तर में सक्रिय कई गुटों से समझौता किया है। 2019 में नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा से समझौते के बाद 1989 से चली आ रही समस्या का समाधान हुआ। 1960 से चल रहे बोडो विद्रोह का अंत तब हुआ जब 27 जनवरी 2020 को 1500 से ज्यादा काडर ने बड़ी तादाद में असलहा के साथ आत्मसमर्पण किया। इसके साथ ही 16 जनवरी 2020 को एक ऐतिहासिक समझौते के तहत ब्रू रियांग शरणार्थी समस्या का समाधान किया गया। 4 सितंबर 2021 को कार्बी आंगलोंग समझौते के तहत 1980 के दशक से चली आ रही समस्या को सुलझाया जा सका। इसके अलावा असम और मेघालय के बीच सीमा विवाद को भी 29 मार्च 2022 को असम मेघालय इंटरस्टेट बाउंड्री एग्रीमेंट के जरिए सुलझाया गया। पूर्वोत्तर में युवाओं को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए बड़े पैमाने पर उच्च शिक्षा संस्थान भी खोले गए, जिससे कि उच्च शिक्षा में नामांकन में करीब 29% का इजाफा हुआ है। साथ ही रोजगार के अवसर भी मुहैया कराए जा रहे हैं। आजादी के बाद पूरे देश को संविधान के तहत एक सूत्र में बांधा गया। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के तहत अस्थायी तौर पर विशेष प्रावधान किए गए, लेकिन समस्या उलझती हुई चली गई। 2019 में एक ऐतिहासिक निर्णय के तहत अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निष्प्रभावी किया गया, जिसके बाद जम्मू कश्मीर विकास की रफ्तार में आगे बढ़ रहा है। मैं सदन के सामने स्पष्ट करना चाहता हूं, एज अ लेजिस्लेटर, मैं जब दोनों संकल्प और बिल लेकर आया हूं तो मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर में एक लंबे रक्तपात भरे युग का अंत धारा 370 के समाप्त होने से बनेगा। 1947 से लेकर
2019 तक 5 अगस्त 2019 तक हमें इन लोगों ने जहां जम्मू कश्मीर का नागरिक नहीं समझा। जब से ये धारा 370 और 35 ख़त्म हुई है 5 अगस्त 2019 को, तो उसी दिन से हमारा जो हौसला है वो बड़ा है। इवन के उस दिन को हमने एक दिवाली के रूप में मनाया था, उस दिन भी जश्न किया था पूरा, कि हम बेसिकली देखा जाए तो आज़ादी जो है हमें आज मिली है। बड़े वर्ग को आज कम से कम जो हमारे समाज की आबादी है 10,000 के करीब पूरे जम्मू कश्मीर में हमारे लोग फैले हुए हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया कि ये लोग अनपढ़ थे, इनको पता नहीं था कि PRC क्या होता है, परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट क्या होता है। ये तब हमें पता चला जब हमारे बच्चे ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट हो गए और वो अच्छी नौकरी की तलाश में निकले। और नौकरी तो दूर की बात है, एक एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी उनको बैठने की इजाज़त नहीं थी, और ये कह के दूर किया जाता था कि जैसे हम कोई सेकंड दर्जे के हम नागरिक हों। हमारे जो पढ़े लिखे नौजवान बच्चे थे उनको कुछ राइट्स नहीं थे जो कि जे एंड के स्टेट में कहीं नौकरी कर सके, या कहीं कोई MBBS की सीट कहीं मिले तो उन्हें कहीं नौकरी मिले, या कहीं IT में कहीं एग्ज़ाम भरे, कुछ ऐसा कुछ नहीं था। हमें बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। जो 5 अगस्त 2019 में धारा 370 टूटा, इससे अब हमारी कम्युनिटी को काफ़ी राहत मिली। जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान बच्चे हैं उनको अब जाके कहीं जे.एंड.के स्टेट के नौकरी के लिए काबिल हैं, अब कहीं वो एप्लीकेशन भर सकते हैं, नौकरी लग सकते हैं। अब जाके हमें कहीं उम्मीद जागी है कि हमारे पढ़े लिखे नौजवान बच्चों के भविष्य उज्जवल है। जम्मू कश्मीर में वाल्मीकि समाज का एक बड़ा तबका, विभाजन के वक्त पाकिस्तान से आए हिंदू, एक लंबे अरसे से यहाँ रह रहे गोरखा, इन सभी समाज के लोगों को अनुच्छेद 370 के निष्प्रभावी होने के साथ ही समान अधिकार मिल पाए और दशकों से चली आ रही असमानता से मुक्ति मिली। इसके अलावा इस अनुच्छेद के खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर के विकास को पंख भी मिले। जम्मू कश्मीर एक स्वर्ग है, ये साकार किया यहाँ आने वाले पर्यटकों की तादाद ने। सन 2008 में जम्मू कश्मीर में करीब 76 लाख पर्यटक आए थे, जिनकी तादाद साल 2023 में 2 करोड़ के करीब पहुंच गई। यहाँ अब उन मंदिरों में भी बड़ी तादाद में श्रद्धालु आ रहे हैं जहां दशकों से पूजा तक नहीं हुई थी। प्रधानमंत्री विकास पैकेज 2015 के तहत 80,000 करोड़ रुपए की लागत से कई परियोजनाओं पर काम हो रहा है। जम्मू कश्मीर की ही तरह लद्दाख में भी बदलाव हो रहे हैं। यहाँ 750 किलोमीटर तक की सड़क का निर्माण किया जा चुका है। 30 से ज्यादा हेलीपैड भी बनाए गए हैं। नए टूरिस्ट सर्किटों का निर्माण किया जा रहा है और भारत की सबसे बड़ी सौर बिजली परियोजना भी लद्दाख में है, जिसकी क्षमता 7500 मेगावाट है। स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी लद्दाख में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। देश को मजबूत करने के लिए गृह मंत्रालय की ओर से कई पहल की गई हैं, जिन्हें एक एपिसोड में शामिल करना मुश्किल है। हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमारा ये कार्यक्रम संसद टीवी के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। मुझे, मेरे साथी कैमरामैन नीलेश पांडे और करणजीत को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए संसद टीवी। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।